हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर पवार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कॉमरेड। जैसे कि आपने थंबनेल में ही देखा रहेगा कि पीएम मोदी जी का क्या है नया विजन, द सन नेवर सेट्स। तो चलिए जानते हैं क्या है द सन नेवर सेट्स। हाल ही में इंडिया के प्रधानमंत्री मोदी जी और यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन उन्होंने मिलकर जो प्रोग्राम लॉन्च किया है उसे कहते हैं वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। तो ये विजन द सन नेवर सेट्स, ये विजन इसी प्रोग्राम का है। तो चलिए जानते हैं क्या है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के बारे में। तो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड को बहुत सारे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि दुनिया का पहला ट्रांसनेशनल सोलर पावर ग्रिड प्लान, ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव, वन सन डिक्लेरेशन, ग्लोबल सोलर ग्रिड। इसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP26 मतलब यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो अभी ग्लासगो स्कॉटलैंड में चल रहा है, तो ये वहीं पे लॉन्च किया गया था। ये प्रोग्राम ग्लोबल सोलर ग्रिड के बारे में है। तो पहले हम सिंपल सा ग्रिड कनेक्शन का डेफिनेशन जान लेते हैं। ये जनरेटिंग स्टेशन और ट्रांसमिशन सिस्टम के बीच वाला एक कनेक्शन है जिसके थ्रू आपका इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है। और ग्लोबल सोलर ग्रिड ये क्लीन एनर्जी है जिससे हम सौर ऊर्जा मतलब सोलर एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे और उसके थ्रू ऑल ओवर द वर्ल्ड वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे। ये ग्रिड कनेक्शन एक ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू अगर किसी कंट्री को इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है तो उसके थ्रू ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाएगी। नीचे वाला डेफिनेशन भी पढ़ा रहेगा, अ ग्लोबल इकोसिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, मतलब एक ग्लोबल इकोसिस्टम का एक कनेक्शन रहेगा, ग्रिड कनेक्शन रहेगा। तो अफ्रीका और उनके जैसे बहुत सारे अंडर डेवलप कंट्रीज के लिए इसका फ्यूचर में बहुत फ़ायदा होगा। हमने इसके विजन द सन नेवर सेट्स मतलब सूरज कभी अस्त नहीं होता उसके बारे में पहले ही जान लिया है। अभी इसके एम और मेन गोल के बारे में जान लेते हैं। बिल्डिंग एंड स्केलिंग इंटर रीजनल एनर्जी ग्रिड मतलब अंतर क्षेत्रीय ऊर्जा ग्रिड से ग्लोबल लेवल तक पावर सप्लाई होगा ही होगा, लेकिन हमारे कंट्री के अंदर ही एक राज्य से लेकर दूसरे राज्य तक भी इलेक्ट्रिसिटी इजीली शेयर हो सकती है, सप्लाई हो सकती है। इसका दूसरा एम है प्रोवाइड वर्ल्ड अ क्लीन एनर्जी फ्रॉम अ सन, मतलब हम सोलर एनर्जी जो सन से हमें मिलेगी उसके थ्रू हम एक सोलर एनर्जी क्रिएट करेंगे और एक क्लीन एनर्जी पूरे विश्व को हम सप्लाई करेंगे। तो इसके द्वारा हमारा पोल्यूशन भी कम होगा और सबको एनर्जी भी मिलेगी। तीसरा एम है इसका लॉन्ग डिस्टेंस क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइन, जैसे कि क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइन मतलब ये एक कंट्री से दूसरे कंट्री को ये एक एनर्जी सप्लाई होगा, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाएगी। अगर हम मान लेते हैं कि नेपाल में इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है तो क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू इंडिया नेपाल को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकती है। इसके थ्रू नेपाल में भी इलेक्ट्रिसिटी 24/7 रहेगी और उनके बहुत सारे इंडस्ट्री वो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर काम कर सकेंगे। तीसरा एम है इसका कटिंग एज टेक्नोलॉजी, जैसे ही मैंने एग्जांपल इनके दिए हैं रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी एंड नैनो टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी के थ्रू हम वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के प्रोग्राम को और एडवांस लेवल तक अपडेट कर सकते हैं। इसका पांचवा एम है इनोवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि मैंने इनका भी एग्जांपल दिया है, इक्विटी फंड्स, रिस्क शेयरिंग विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अट्रैक्ट फंडिंग फ्रॉम पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टर। इनोवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम ग्लोबल लेवल तक फंडिंग जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि ये एक बड़ा प्रोग्राम है तो इसके लिए कैपिटल फंडिंग भी बड़ी ही लगेगी, इसके लिए हमें प्राइवेट और पब्लिक फंडिंग की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। सिक्स्थ एम है इन्वेस्टमेंट इन अदर रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन, जैसे कि अगर ये सोलर एनर्जी का प्रोग्राम अगर सक्सेसफुल रहा तो इसके वजह से बहुत सारे रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेस है उनके भी प्रोग्राम धीरे धीरे फिर बहुत सारे कंट्रियाँ लॉन्च करना शुरू कर देंगी। ये प्रोग्राम को 3 फेजेस में लॉन्च किया गया है। पहला फेज है मिडल ईस्ट, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, जिसको मेसा सी इंटरकनेक्शन भी कहा जाता है। तो इसमें पहले साउथ एशिया अगर देखेंगे तो इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्री आते हैं, तो फिर मिडल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया को इंटरकनेक्ट कर लेंगे पहले फेज़ में। और दूसरे फेज़ में हम जो पहले फेज़ वाले इंटरकनेक्टेड कंट्रीज आएंगे उनको अफ्रीका के साथ कनेक्ट करेंगे। और तीसरे फेज़ में हम ग्लोबली इंटरकनेक्ट कर लेंगे जितने भी पहले फेज़ 1 और फेज़ 2 में जो कनेक्टेड कंट्रीज रहेंगे उनके थ्रू हम ग्लोबल इंटरकनेक्शन और आगे बढ़ा लेंगे। ये प्रोग्राम को टेक्निकल असिस्टेंट वर्ल्ड बैंक का मिल रहा है, जिसके थ्रू ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत सारे एक्सपर्ट्स के थ्रू जल्दी से जल्दी ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इसका अगला पॉइंट है चैलेंजेस। ये बड़ा प्रोग्राम है तो इसमें चैलेंजेस भी बहुत बड़े आने वाले हैं। तो देखते हैं क्या है चैलेंजेस। जियोपॉलिटिक्स, भू राजनीति, डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया ऑफ अ कंट्रीज। हर एक कंट्री का क्राइटेरिया, हर एक कंट्री का नीड अलग अलग रहता है। अगर अफ्रीका का नीड हंगर, डेवलपमेंट
या फिर उनका पॉवर्टी है, तो वही यूएसए का नीड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और बहुत सारे अलग अलग एडवांस लेवल का नीड रहेगा। वैसे ही इंडिया का नीड अलग रहेगा, तो उस हिसाब से हर एक कंट्री का सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया अलग अलग रहता है। दूसरा क्राइटेरिया है इसका इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर अ सेटअप स्टोरेज ऑफ अ सोलर पावर एंड मेंटेनेंस। ये एक बड़ा प्रोग्राम है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा फंडिंग लगने वाली है, तो इसके लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़रूरत है। स्टोरेज ऑफ अ सोलर पावर एंड मेंटेनेंस के लिए बहुत सारे एक्सपर्ट्स की ज़रूरत लगेगी, स्टोरेज के लिए बहुत एडवांस बैटरीज की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसके लिए एक्सपर्ट्स और इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। तीसरा पॉइंट है इसका ग्लोबलाइजेशन कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोग्रेस प्रोजेक्ट। ये बड़ा प्रोजेक्ट है, तो इसका लॉन्ग टर्म प्लान भी बड़ा होने वाला है, तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत समय जाने वाला है। फॉर चैलेंजेस डोमेस्टिक कॉम्प्लेक्स सेंट्रल एंड स्टेट लॉज फॉर रिन्यूएबल एनर्जीज इन इंडिया। इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी के पॉलिसीज देखेंगे तो हर सेंट्रल के अलग है और स्टेट के अलग है, और ये प्रोग्राम के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इंडिया के जो लैंड लॉज है वो भी कॉम्प्लेक्स है। उस हिसाब से हर एक कंट्री के डिफरेंट कॉम्प्लेक्स लॉज रहने वाले, वो भी इस प्रोग्राम को अचीव करने के लिए चैलेंजेस बनने वाले हैं। इसके फ्यूचर एस्पेक्ट और फ्यूचर में इसके क्या फ़ायदे होने वाले हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट, मतलब इसको CO2 को कम करने में बहुत फ़ायदा होने वाला है, जिससे कार्बन एमिशन भी कम हो जाएगा और पोल्यूशन भी कम हो जाएगा। मोर एनहांसमेंट टू अदर रिन्यूएबल एनर्जीज ग्लोबली, इसके थ्रू हम अदर रिन्यूएबल एनर्जीज को भी और एडवांस लेवल तक अपडेट कर सकेंगे। अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो 17 गोल है, इसके थ्रू उनमें से बहुत सारे गोल धीरे धीरे अचीव हो जाएंगे। ग्रीन इन्वेस्टमेंट और ग्रीन जॉब्स, इसके थ्रू बहुत सारे ग्रीन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा और ग्रीन जॉब्स को भी एक बूस्ट मिलेगा। बूस्ट टू इलेक्ट्रिकल व्हीकल, अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल को भी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। इलेक्ट्रिकल व्हीकल को जो इंडस्ट्रीज है वो ज़्यादा इसको सपोर्ट करेगी। लास्ट में क्लीन एनर्जी, इसको आप ग्रीन एनर्जी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सन से डायरेक्ट जनरेट होने वाली एनर्जी है, सोलर एनर्जी, और उसी के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, तो इसके पोल्यूशन होने के चांसेस भी बहुत कम है और एक क्लीन एनर्जी सबको मिलेगी। इसमें इसरो भी अपना एक एप्लीकेशन लॉन्च करने वाली है, जिसके थ्रू अगर किसी जगह पे सोलर पावर पोटेंशियल ज़्यादा है तो वो एप्लीकेशन के थ्रू इसरो को पता चल जाएगा। तो इस प्रोग्राम का जो मेन गोल है वो जल्द से जल्द अचीव हो सकता है, ऐसा इसरो का मानना है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना ओपिनियन कमेंट करें। और आपके पास इस टॉपिक के रिलेटेड और भी कोई जानकारी रहेगी तो कमेंट करिए। थैंक यू। जय हिंद।